नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। और चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया है कि 19 जून को निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, हरियाणा में निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। 30 मई से 4 जून तक नॉमिनेशन यानी कि नामांकन होंगे। 6 जून को 11:30 से और 3 बजे तक फिर नामों की स्क्रूटनी होगी और 7 जून तक नाम वापस लेने का समय जो है वो भी साथ साथ रखा गया है। 7 जून को ही पोलिंग स्टेशन के लिए लिस्ट भी जारी की जाएगी। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे 19 जून को। और चुनाव के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय जो है वो भी इस बार रखा गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग का समय होगा। 28 म्युनिसिपल कमेटी हैं जहां पर चुनाव करवाया जाना है। संवाददाता रवि कालीरमण है हमारे साथ। रवि, क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल केशव, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह ने जो बताया है, सबसे पहली बात तो आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है और प्रदेश में 28 म्युनिसिपल कमेटी और 18 म्युनिसिपल काउंसिल्स में चुनाव होगा। 30 मई से 4 जून तक नॉमिनेशन जो है वो किए जाएंगे। स्क्रूटनी 6 जून को 11:30 से 3 बजे तक होगा। 7 तारीख तक विड्रॉल की जो है वो डेट होगी। 7 जून को लिस्ट की जो लिस्ट जारी है वो की जाएगी। पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है वो 7 जून को ही जारी होगी। इसके अलावा 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो है हम हरियाणा न्यूज आपको तमाम जो दर्शक हैं उनको पहुंचा रहे हैं। और गर्मी की स्थिति को देखते हुए शाम को 7 बजे से 6 बजे तक का जो मतदान है उसमें 1 घंटे का टाइम जो है वो बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दोपहर को गर्मी ज्यादा होती है तो तमाम लोग शाम को वोट डालने जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1 घंटे का समय उसमें बढ़ाया गया है। 22 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। ये तमाम जो जानकारियां हैं चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह ने दी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। प्रेसिडेंट महिलाओं के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। और इसके अलावा वही जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के लिए 8वीं और ऐसी महिलाओं के लिए 5वीं पास करना की योग्यता होना अनिवार्य है। इसके अलावा जिले में करीब 4000 ईवीएम मशीन जो है वो भेज दी गई है तमाम जो जिले हैं जहां इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो 4000 ईवीएम जो भेजी गई है इनकी फर्स्ट जो राउंड की जो चेकिंग है वो भी पूरी हो चुकी है केशव। और प्रेसिडेंट के लिए पिंक एवं मेंबर के लिए व्हाइट जो बैलेट पेपर है उसका कलर रखा गया है। ये जो जानकारी दी है। नोटा को अगर अधिक वोट जाते हैं तो फिर से जो चुनाव है वो कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में ये तमाम जो जानकारी का है ये चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह ने दी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं केशव तो प्रेसिडेंट मेंबर के लिए बढ़ाई गई चुनावी जो खर्च की सीमा है वो बढ़ाई गई है। कमेटी प्रेसिडेंट के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 10,50,000 के चुनावी खर्च की सीमा की गई है। और काउंसिल प्रेसिडेंट का चुनाव खर्च 15 से 16 लाख किया गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो लोग हैं उनको दी है। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाकर रखें। बहुत धन्यवाद आपका। सुशील सिंह न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आऊंगा आपके पास तुरंत, लेकिन सुशील से अपडेट्स लेता हूं। सुशील, कोई अतिरिक्त जानकारी आपके पास हो तो बताइए, फिर मैं विधु जी के पास आता हूं तैयारियों को लेकर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, रवि अपडेट बता रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह क्लियर हो गया कि अब चुनाव होना है। बहुत कम समय है और निश्चित तौर पे जितनी भी पार्टियां हैं जो हरियाणा में अपना किस्मत आजमाएंगी और उनकी इज्जत दाव पे है। मैं इज्जत दाव शब्द इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं ये प्री माने जाते हैं, प्री विधानसभा माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो नतीजे होते हैं वो पार्टियों के लिए सिरदर्दी भी बढ़ाती हैं तो खुशी का माहौल भी देती हैं। तो निश्चित तौर पे बिगुल बज चुका है और देखना है कि इसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है पार्टियों का। जी विधु जी, किन तैयारियों के साथ जा रहे हैं चुनाव में? जी
देखिए, हम लगभग 1 साल से इन चुनावों की तैयारी कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले, इसलिए हमारे विपक्षी लोगों ने जाकर कोर्टों में इसका प्रयास किया और अंततोगत्वा कोर्ट को भी जो है ये चुनाव जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो चुके थे, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप एक बार तो चुनाव करवाइए, मेरिट पर जरूर सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन कुल मिला के हम लोगों की तैयारी लगभग 1 वर्ष से चल रही थी। हम लोगों की समितियां जो है, हमने प्रत्येक चुनाव को एक इकाई मानते हुए हमने हर इकाई पर समितियां गठित की हुई हैं। हमने वार्ड के प्रभारी बनाए हुए हैं, हमने विस्तारक बनाए हुए हैं जो अपना घर, अपना परिवार, अपना काम छोड़कर लगभग 6 महीने से क्षेत्र में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक प्रूवन रिकॉर्ड रहा है, हमारा ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड जो रिकॉर्ड रहा है जनता के साथ। जनता हम पर विश्वास करती है। जब हमें विधानसभा और लोकसभा में भी अवसर नहीं मिला था शासन करने का, सेवा करने का, उससे पहले से निकाय चुनावों के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक पैटर्न के तहत जो है जिताती रही है। जनता जानती है कि भाजपा अपने आप में, भाजपा नाम ही विकास का प्राय है, तो उस नाते से ये भाईचारे के चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, ये व्यवहार का चुनाव है। किस प्रकार का व्यवहार रहा है, किस प्रकार की इमेज रहती है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की, उसको लेकर भी एक चुनाव है। तो इन चुनावों के अंदर बहुत अच्छा हम प्रदर्शन करने वाले हैं। हमने जिस प्रकार से इन निकायों के अंदर जहां पर हम शासन करते रहे हैं और इसके अलावा विधानसभा में जिस प्रकार की नई पहल की है, चाहे भ्रष्टाचार रोकने की बात हो, चाहे पारदर्शिता को बढ़ाने की बात हो, एक के बाद एक हमने योजनाएं जो बनाई हैं वो जनता को रास आई हैं, जनता को पसंद आई हैं। और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में, देश भर में कहीं पर भी निकाय चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करते हैं। लोग ये मानते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे काम के लिए भी अगर किसी और पार्टी के प्रतिनिधि के पास जाने के बजाय भाजपा के प्रतिनिधि के घर पर जाना आसान होता है। विधु जी, हुड्डा साहब अपने हाथ में लिए हुए हैं कमान, इस बार 6-7 विधायकों को लेकर भी आ रहे हैं पार्टी में, अभी पूर्व विधायकों को। हाँ, हुड्डा, चलिए खैर उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो जो 6-7 की आप लिस्ट बता रहे हैं, जो लिस्ट चल रही है सुबह से टेलीविजन पर, वो तो ज्यादातर कांग्रेस के साथ पहले से ही कनेक्टेड है। हमें तो पता भी नहीं था कि कांग्रेस के साथ कनेक्टेड है और अब तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो 6-7 के 6-7 पिटे हुए मोहरे हैं, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बार बार नकारे गए लोग हैं, जनता के मन से उतरे हुए लोग हैं। उनको ऐसे प्रकार के लोगों को अपनी पार्टी के अंदर भरना अच्छी बात है। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए। श्रेष्ठ लोग भाजपा में और जो कम श्रेष्ठ लोग हैं वो अन्य पार्टियों में जरूर जा रहे हैं, तो ठीक है, उनका अपना एक तरीका है। केवल जी से हो जवाब सकता लेता है वो इन पिटे हुए मोहरों के दम पर कुछ बेहतर करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। केवल जी, जवाब दीजिएगा विधु रावल जी की बात का, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है तैयारियों को लेकर क्या कुछ अनुमान है आपका, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है सर। देखिए, जो विधु रावल जी बोल रहे हैं, आप इनकी बात की भाषा का देखिए किस तरीके से है। ये कह रहे हैं हमारे जैसा बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अरविंद शर्मा जी इनके रोहतक से एमपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेंटर की 3,50,000 करोड़ की जो अमृत योजना का पैसा आया था वो कहाँ गया, कौन खा गया उसको। सड़कें सारी फटी पड़ी हैं, वो पैसे कौन खा गया। उसके बाद फिर उनका एक बयान आता है कल ही, वो ये कहते हैं कि मैंने बड़ा गलती करी कि जो एक वहां का कोई एक्स एमएलए है उसके हक में मैंने बात करी। वो बीजेपी का एक्स एमएलए है जिसके हक में बात करी। और भूपिंदर सिंह हुड्डा जो एमपी, आज विषय शायद केवल जी को नहीं पता, केवल जी को शायद न्यूज नहीं मिली कि निकाय के चुनाव हो गए। निकाय चुनाव का इशू है, मुझे मालूम है। जो आप अपना दूध के धुले की बात कर रहे थे ना कि हम जो है बहुत ही अच्छी पार्टी है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, आपकी अच्छाई बता रहा हूँ। अभी जो कह रहे थे अरविंद जी, वो ये कह रहे थे कि आंख निकालने की बात जो भूपिंदर जी के लिए मैंने कही थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी, जिसका मैं राष्ट्रपति कभी कर नहीं सकता। और किसके कहने पे करी, वो एक बीजेपी का एक्स एमएलए है जिसके कहने पे किया। वहां पे भी आप ये देखिए कि ब्राह्मण वर्सेस हिंदू, ब्राह्मण वर्सेस पंजाबी करने की बात जहां तक वो कह रहे हैं, उनकी पूरी भाषा के अंदर एक चीज सीधी समझ आ रही है कि ब्राह्मणों को
भाजपा की सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। ये बात सीधे आपके रोहतक के एमपी कह रहे हैं। दूसरी बात, आप तो करप्शन की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ कहाँ गया अमृत योजना का पैसा। तीसरी बात यह है कि एमएलए है एक असीम जैन जी, वो खुद ही विधानसभा के बाहर बैठ गए थे और वो अपनी सरकार को कह रहे थे कि पुलिस अफसर उनकी बात नहीं सुनते और पुलिस अफसर जो है वो पैसे लेके काम करते हैं। तो और जो बात रखी जाती है तो उसमें पुलिस जो है वो करप्शन करती है, पैसे खाती है। ये किसकी पुलिस है आप हरियाणा के अंदर? ये भारतीय जनता पार्टी का होम डिपार्टमेंट है अनिल विज का, जो अपने आप को बहुत ठीक है केवल जी, सीनियर नेता कहते हैं। ये उन्हीं की पुलिस जो है केवल जी तमाम ठीक है, सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं सर। मेरा सवाल लेकिन वही है सर, ऐलान हो चुका है चुनावों का और जिला अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हुए हैं कई जगहों के विधानसभाओं के। बिल्कुल। तो संगठन की मजबूती जो है कहां जाएंगे सर? मुद्दे हवा में गिनवाने से वोट नहीं मिलेगा, जनता के सामने जाकर सिद्ध करनी पड़ेगी कनेक्टिविटी जो चिंतन किया है। जी जी जी, हमारे पास पूरी टीम है, लेकिन जिलाध्यक्ष तय नहीं हुए इसका मतलब टीम नहीं है, ऐसा नहीं है। टीम हमारे पास सारी है, ऊपर से लेकर सारे बूथ से लेकर ऊपर तक जिलाध्यक्ष तक हमारे पास सारी टीम है। और आपको चुने जाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है, वो प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 महीने का टाइम है। चुनाव से पहले पूरी होगी या चुनाव के बाद पूरी होगी केवल जी? देखिए वो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद पूरी होगी, क्योंकि चुनाव पहले आ गया है। जून में चुनाव है, वो हमारा जुलाई और अगस्त तक टीम सारी तैयार होगी। चुनावों के बाद आप अपना संगठन बनाएंगे? नहीं, देखिए सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिक्कत नहीं है सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। दिक्कत है नहीं है वो तो चुनाव में पता लगेगा। आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, उसी के बारे में तो बता रहा हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हमारे जितने मेंबर्स हैं, जिन्होंने जितने मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा बनाए हैं, वो सारी टीम तैयार हो चुकी है। लेकिन उनका सिर्फ एक बताना बाकी रह गया कि जो लोग, कौन जिलाध्यक्ष होगा, कौन ब्लॉक अध्यक्ष होगा, कौन लोग हमारे कौन कौन से पदों पे आएंगे, वो बाकी प्रक्रिया रहती है। तो इसलिए ये नहीं है कि हमारे पास टीम नहीं है। हाँ। ये इनकी गलतफहमी निकाल देता हूँ मैं। इनकी गलतफहमी कुछ नहीं सर, ये तो मेरा सवाल था, वो विदु जी का सवाल नहीं, मेरा सवाल था। मैं सुशील, मैं अपने ठीक है, मैं एक बार बात जान लेता हूं ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि सुशील है मेरे सहयोगी, न्यूज रूम से जुड़े हैं रिपोर्टर। सुशील, आप ग्राउंड पर रहते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से भी मिलते हैं। अगर जिलाध्यक्ष तय नहीं है इसका मतलब एक हिरार्की तय नहीं है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही थी इसका मतलब वो सुदृढ़ नहीं है। और अभी केवल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे उसे भी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 8 साल का लगभग ये वक्त हो गया जब हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने जिलाध्यक्ष तय नहीं कर पाए, या फिर जो लोकल स्तर पर संगठन होता है वो खेमेबाजी से नहीं उभरा है। लेकिन देखिए एक सवाल और यहाँ मेरे जहन में था, मैं विधु रावल जी हैं प्रवक्ता, उनसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में लिस्ट है, जो लिस्ट घोषणा आज हुई है स्थानीय निकाय में, जिनमें इन सभी लिस्ट को मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, तो उसमें जो अमूमन जिसको लेकर प्रदेश सरकार और सबके दिलों में एक संशय और यह भी विश्वास था कि यहां अगर नगर निगम के चुनाव हुए तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार में जो अभी करप्शन का मुद्दा चल रहा था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता है, जिससे फरीदाबाद नगर निगम था। और सबको पता है आखिर वजह क्या हुई कि नगर निगम जो घोषणा होनी थी इसकी घोषणा नहीं हुई। इसके पीछे विधु रावल जी क्या मानते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अमूमन हमने देखा है पीछे भी कि जो जीत के आते हैं वो भाजपा के हो जाते हैं, क्या इस बार भी ऐसा होगा कि जो जीत के आएंगे वो भाजपा के हो जाएंगे, या फिर भाजपा उन्हीं को जिताएगी जो उनके अपने होंगे? विधु जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। विधु जी जुड़े हैं आप हमारे साथ? डिस्कनेक्ट हो गया सुशील उनका कॉल, वो दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपसे आपका सवाल लूंगा। जी अभी हम उसकी बात कर रहे थे जो मैंने सवाल आपसे किया था कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी बिना संगठन के, बिना स्थानीय संगठन के स्थानीय चुनावों में उतरना। उससे देखिए एक बड़ी चुनौती है ही, हालांकि इनको अनुभव है, कांग्रेस को इसका अनुभव रहा है, क्योंकि इन्होंने कई लोकसभा के चुनाव भी लड़ लिए, विधानसभा के चुनाव भी लड़ लिए, जिसमें संगठन लोकल स्तर पर नहीं था। लेकिन यहां यह चुनाव इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि इस बार कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और उनके लोगों पर, और उनके लिए इसलिए चुनौती है कि पहला ही परीक्षा है और इसमें देखना है कि इस परीक्षा में कांग्रेस कितना सफल हो पाती है। चूंकि निश्चित तौर पे
कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें परचम लहराने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आला कमान को आश्वस्त करेंगे कि जो 2024 की गणित बनी थी और जिसको लेकर ये पूरा संगठन तैयार हो रहा था, जो बदलाव का बयार बहा और जिस तरह से ये बदलाव किए गए संगठन में, उसका ट्रेलर ये जरूर दिखा। और तो ये दिखाना बहुत अहम होगा और एक कहीं ना कहीं चुनौती होगी उनके सिर पर और दिखाने की कि आला कमान को आश्वस्त कर सके कि क्या कुछ इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केवल जी, अग्नि परीक्षा है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और टेस्ट भी है एक। देखिए, इसमें आपको एक चीज मैं क्लैरिटी से कह देता हूँ जी कि कांग्रेस का परचम तो फहराएगी, कांग्रेस का परचम फहरेगा, लेकिन तोड़फोड़ करने की संभावना जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। अगर मैं स्टेट से गिनाऊं तो उसमें गोवा आती है, अरुणाचल आती है, मध्य प्रदेश आती है, कर्नाटक आती है और हरियाणा की भी स्टेट आती है, जिसके अंदर इन्होंने पूरा जोर लगाया कि आपस में भाईचारा तोड़ा जाए, धर्मों में बांटा जाए। अभी भी जो कल जो बीजेपी के रोहतक से एमपी है अरविंद शर्मा जी, वो ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पंजाबियों से और अलग करने की बात वो कर रहे हैं कि पंजाबी जो है वो ब्राह्मणों के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं और जाट को नॉन जाट से लड़ाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब की थी, वो भी पिछले जो इनका कार्यकाल था, वो कुरुक्षेत्र के एमपी थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी इसके अंदर। अब उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब जो है ये दूसरी तरीके से अब और जो है किसानों की और आम लोगों के बीच में भी ये फिरका प्रस्ती का काम करते थे। कभी उनको आतंकवादी कहते थे, कभी उनको कुछ और वर्ड देते थे। कहीं कुछ करती है भारतीय जनता पार्टी की लोग, ये लोग भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन लोग अब इनको समझने लग गए। लोग इनको अब ये समझने लग गए कि ये विकास के लिए उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। इनको आपस में जो अंग्रेजों की नीति थी लड़ाओ और राज करो, ये काम करना है। लोग अब समझ गए कि इन लोगों को आपस चलता करना है, तो इसलिए उनको विकल्प कांग्रेस दिखती है। और कांग्रेस की वोट आपको देख लेना अपना टाइम कि ये कांग्रेस बढ़ती जाएगी और कारवा बढ़ता जाएगा और इनका सिस्टम घटता जाएगा। ये 75 पार के नारे भी करते थे, 75 पार के नारे भी इनके फेल हुए। हम 31 एमएलए लेके आए थे। आज एक और सीट जो है नगर निगम के चुनाव की घोषणा इसलिए नहीं की इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि नगर निगम का चुनाव अगर होगा तो वो सिंगल पे लड़ा जाएगा, कांग्रेस भी सिंगल पे लड़ेगी। तो इसलिए जो है नगर निगम के चुनाव को ना लड़ने का प्रण जो है बीजेपी ने इसलिए दिया। पहले तो घबरा रहे थे, पीछे भाग रहे थे, कोर्ट में 1.25 साल से मुद्दा लटका के रखे थे। अब जब मुद्दा जो 1.25 साल के बाद कोर्ट के द्वारा घोषणा कर दी गई तो उसमें भी नगर निगम के चुनाव नहीं कराना था। सुशील, आप क्या कारण मानते हैं नगर निगम से अभी थोड़ा सा परहेज क्यों कर रहा है? केशव, मैं एक सवाल केवल से पूछूंगा कि चूंकि जो ये सवाल इसलिए है कि बीइंग रिपोर्टर मैंने देखा 2 दिन पहले कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो नव नियुक्त हैं और उनका जो कार्यक्रम था उसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो क्या केवल जी ऐसा मान रहे हैं आप कि इस चुनाव में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और खास तौर पर नगर पालिका और नगर परिषद के 2 चुनाव ही हैं, नगर निगम नहीं है, तो क्या इनमें भी भीतरघात झेलना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, वो एक देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है, हम हर एक आदमी को सर रेवाड़ी भी हमने देखा है सर। एक हफ्ते के अंदर रेवाड़ी में भी देखा हमने कि किस तरह से असभ्य भाषा, अपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज हुआ और वैसे वर्ड थे जिसे चैनल पे चलाया नहीं जा सकता, वैसे मिले थे कांग्रेस की। और आप सुन लीजिए, मैं समझ गया आपकी बात। आपने रेवाड़ी का भी जिक्र कर दिया और ये बात का भी जिक्र कर दिया। अगर मान लो किसी कार्यकर्ता ने, किसी आदमी ने कोई जोश में अपनी बात कहने की बात करना चाहता हो, कोई जोश में कहे या होश में कहे, किसी भी तरीके से कोई बात करना चाहता है तो उसको पार्टी लेवल पे ही हम सुलझाते। उनको आपने देखा, उनको फिर दिखा दिया गया और उनको बात समझाई गई, क्योंकि वो एक्ट प्रवक्ता थे। उनको अपनी बात कहने के लिए उनको मंच नहीं दिया गया, तो इसलिए वो भड़के। तो इसमें बात की गलत क्या है? हर आदमी की चाह होती है आगे बढ़ने की। फिर उनको दिखा दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको मंच देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? कुछ बातें होती रहती है हर पार्टी में। अगर हम एक परिवार को देखें, एक परिवार के सभी सदस्य को देखें, तो किसी न किसी में मनमुटाव की बात हो जाती है। मतभेद नहीं है, मनभेद होता है, तो थोड़ा बहुत की बात होती है तो उसको हम सुलझा लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरविंद शर्मा जी ने
पूरे लोगों के केवल जी तीसरी बार जिक्र कर रहे हैं आप इस बात का, एक बार में हो जाता है, जो मुद्दा होता है वो एक बार में काम कर जाता है। सुनिए ना, ठीक है सर, आप रिपीटेशन थोड़ी ना होगा यार, मैं चुनावी रैली थोड़ी ना होगी सर, प्लीज। मैं अब विदु जी से सवाल कर रहा हूँ, बात क्यों नहीं करते? मैं स्पेशल डिबेट कर लूंगा सर, और मैंने आपके सवाल पे जवाब लिया है। सबसे पहले मैंने आप ही के सवाल का जवाब विदु जी से लिया है, और मैं दोबारा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, पहले आप अपना सवाल पूछ लीजिए विदु जी से, जो पूछ रहे थे आप। सुशील, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। विदु जी कनेक्ट हो गए हैं, पूछिए अपना सवाल। अमृत योजना का पैसा कहां गया? पूछिए सुशील जी, पूछिए। हाँ बिल्कुल विधु रावल जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या जो सिफारिश की गई थी उसमें 50 थी, क्या वो है कि जो हुई है, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक फरीदाबाद का नाम नहीं है, यानी एक भी नगर निगम नहीं है। और जैसे ही स्थानीय निकाय की बात हो रही थी और सबसे ज्यादा फोकस फरीदाबाद नगर निगम था और कहीं ना कहीं विपक्ष उसको लेकर था, तो कहीं ऐसा कुछ है क्या कि सरकार नगर निगम को नहीं चाहती कि नगर निगम का चुनाव करा ले? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव रहता अधिकार है, वो कब चुनाव किस जगह पर किस प्रकार से करवाएं, कुछ चुनावों को इकट्ठा करके करवाएं, क्लब करवा के करवाएं, किन चुनावों को अलग अलग करवाएं। वैसे भी फरीदाबाद का चुनाव अभी ड्यू है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि फरीदाबाद के साथ में चुनाव हो, लेकिन जिस प्रकार से हमने अपने विपक्षी पार्टियों की बात सुनी है, उनका पहले रिएक्शन सुने हैं, तो ये लगभग निश्चित हो गया कि 46 की 46 जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनने वाले। अमृत योजना का पैसा कहां गया? मैं इसलिए बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूं। अगला सवाल ये होगा कि आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? मैं ये सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, वो अपने कार्य गिनवा रहा है, वो अपनी योजना गिनवा रहा है, और कांग्रेस का प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। तो केवल चुनाव में बात ही भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जनता के पास जो बात जा रही है राहुल साहब, विपक्ष तो यहां तक कहता है कि आप जो सिंबल की बात कर रहे हैं, हालांकि अध्यक्ष के लिए और के लिए ही सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि चुनाव कोई भी लड़े, जीतने के बाद वो सब भाजपा वाले उनको अपने खेमे में ले लेते हैं और कहते हैं कि भाजपा जीत गई। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या इस बार भाजपा समर्थित ही जीतेंगे, वही भाजपा में रहेंगे? ये कांग्रेस का पुराना एक वो रहा करता था, जिस पर बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी जैसे जरूर चुटकी लिया करते थे। ये कांग्रेस का एक योजना रहा करती थी। हम तो आज तक जो नगर निकाय के चुनाव हैं, मैं तो जब से याद कर पा रहा हूं, हम हमेशा सिंबल पर लड़ते रहे। इस बार एक गठबंधन की परिस्थिति है, उसको देखते हुए किस प्रकार का निर्णय बहुत जल्दी इससे अवगत करवा देंगे आपको, लेकिन हम लोग तो इस प्रकार 3 लाख करोड़ का अमृत योजना का पैसा कहां गया? केवल जी एक दो बीजेपी के द्वारा कहा गया। इसके बाद क्योंकि बात ही आज केवल भाजपा की करेंगे, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपने विकास को लेकर और कॉड को लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस का पैसा कहां गया बताए? हाँ, मैं बताता हूँ अमृत योजना का पैसा कहां गया। अमृत योजना अलग अलग योजनाओं के पैसे से हमने एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जिसके तहत हम साफ सुथरे नगर बना पाए, प्रदूषण मुक्त शहर बना पाए, कूड़ा रहित गली मोहल्ला बना पाए। हमने करप्शन केवल जी मैं तो आपको एक मेन रोल में समझ रहा था, आपने खुद को कॉमेडियन के रोल में। आप अरविंद शर्मा जी को समझाए ना, वो पैसा कहाँ लगा? केवल जी बता रहे हैं, वो बता ही रहे हैं सर, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा बताइए विदु जी। देखिए, अधिकार हमारे पड़ोस के अंदर दिल्ली में एक आंदोलन चला था बहुत पहले, और आंदोलन में बात क्या कर रहे थे कि सिटीजन चार्टर बनेगा। उस आंदोलन से एक पार्टी बनी, पार्टी के 3-3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनी, लेकिन उस सरकार ने सिटीजन चार्टर नहीं बनाया। हमने सेवा का अधिकार देकर दो दर्जन के करीब सेवाओं को जोड़ दिया, नागरिकों को अधिकार दिया कि वो तय करें, वो अपनी सेवाओं को लेकर एक समयबद्ध तरीके से उनको उन सेवाओं को मिले। इसके अलावा जिस प्रकार से हमने करप्शन फ्री सर्विसेज दी हैं, हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा मिशन रहा है, ईज ऑफ लिविंग की बात हो चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, और जिस प्रकार 5 स्टार रेटिंग प्रोग्राम में हरियाणा को निरंतर अवार्ड्स मिलते रहे हैं, हमें स्वच्छता महात्मा गांधी महात्मा गांधी स्वच्छता पुरस्कार हमें मिला है, चाहे महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर जो एक महात्मा दिवस रहा था,
उस पर भी। और अमृत योजना की जहां तक बात कर रहे हैं, हमने हर ठीक है, निगम में ये क्या अमृत योजना का क्या पैसा है जिसका जिक्र बार बार केवल जी कर रहे हैं विदु जी? हाँ, केवल जी आधी जानकारी लेकर आए, उनको किसी ने कान में अमृत योजना बोल दिया और उन्हें यह नहीं बताया कि अमृत योजना का पैसे से हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं। शहर शहर में ड्रेनेज सिस्टम, जो कांग्रेस के समय जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए शहर थे, जहां वाटर लॉगिंग होती थी, हमने वहां पर ड्रेनेज बनाई है। और लोग देख रहे हैं इस प्रकार से। पिछली जो बारिश थी, पिछली बार जो बारिश है, कई बार 165 mm तक हमने देखी कि एक दिन में बारिश हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, जल भराव नहीं हुआ। वो कैसे नहीं हुआ? हमने जो ड्रेनेज की है। अब इन अगर पूछ लिया जाए कि ये जो अमृत योजना का नाम से केवल सुनकर आए हैं, उस अमृत योजना जो है जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए ग्रीन चाइल्ड पर हमने आधारित कर यहाँ पर बनाई थी, एक तरह से शहरों का नवीनीकरण था। शहरों के अंदर जो बड़ी समस्या रहती थी, ड्रेनेज सिस्टम जो शहरों के चौक हो जाया करते थे, ब्लॉक हो जाया करते थे, हमने उसको एक नए तरीके से दिया और उसी के अंदर हमने जोड़ दिया कूड़ा संयंत्र का कार्य जो है, यानी शहरों को कूड़ा रहित बनाने की बात है। इस समय हरियाणा के अंदर जो पहल हुई थी 2015 में, वो पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं। बहुत सारे कांग्रेसी राज्यों ने उसका अनुकरण किया। वो क्या कि घर घर से कूड़ा लिया जाए, घर घर से एक वाहन आकर कूड़ा लेकर जाता है। अब केवल जी बता दें, उनको क्या समस्या लगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को मतलब आधी समझने के बाद इस प्रकार से उठा रहे हैं, या उनको कोई इसमें भ्रष्टाचार दिखता है? ठीक है, केवल जी बता दें, उनको क्या समझ आया? पूछ लेता हूँ केवल जी। एमपी साहब ये कह रहे हैं कि वो पैसा कौन खा गया, ये कह रहे हैं हमने ड्रेनेज सिस्टम में लगाया। तो एमपी साहब को समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी के एमपी हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्रेनेज में पैसा लग गया। वो ये फिर पूछ रहे थे और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि वो आके समझाएं। तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया कल। उन्होंने कहा कि जो लोग जो वहां पे हैं उनको पुलिस के द्वारा, विजिलेंस के द्वारा जरा कोटे कर लिए जाए तो पता लग जाएगा किसने पैसा खाया। तो ये क्यों कहा उन्होंने? फिर जब उनको पता नहीं लगा कि ड्रेनेज में पैसा लग गया, तो उन्होंने क्यों कहा कि पुलिस और विजिलेंस के द्वारा उन आदमियों को अगर उल्टा कर लिया जाए, पुलिस उनको मतलब दूसरे तरीके से। ठीक है केवल जी, वैसे वो ऑडिट दे रहे हैं, वैसे वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद शर्मा जी ने कहा, नहीं, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा। अरविंद शर्मा जी ने कही है, वो बात कह रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि उनको नहीं पता कि ड्रेनेज सिस्टम में पैसा लगा। ये बात वो कह रहे हैं कि जब उनको तो पुलिस के द्वारा उन लोगों को पकड़ा जाए तो पता लग जाएगा पैसा लग गया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रेड्डू साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ऐलान हो चुका है सर चुनावों का। संगठन की जो स्थिति कांग्रेस की है, कमोबेश वैसी स्थिति आज की तारीख में लोकदल की भी है। क्या तैयारियां हैं, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, क्या मुद्दे लेकर चुनावों में जाएंगे? पहला और आसान सवाल। हाँ केशव जी, हमारी पूरी तैयारी है और हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो भी इलेक्शन की तैयारियां होती है, जोन वाइज ड्यूटियां लग गई है, जिले वाइज ड्यूटी लग चुकी है और हम कैंडिडेटों के सिलेक्शन पर लगे हुए हैं। दूसरी बात, मुद्दे तो केशव जी जैसे अभी हमारे केवल जी बता रहे थे, तो उस मुद्दे पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा विस्तार से, मैं सुन रहा था, थोड़ी सी देरी सुन पाया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, अभी अमृत योजना की बात चल रही थी जब मैं जुड़ा आपसे। देखिए, हमारे शहर की मैं बताता हूं, 400 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत आया और यहाँ पर 2 रोड बने थे। और जो ही थोड़ी सी हल्की सी बारिश आई, दोनों के दोनों रोड बैठ गए। आपने भी सुना होगा, आपको तो पूरा ही ध्यान होगा क्योंकि आप तो 24 आवर्स इसी फील्ड में रहते हैं। स्पेशल विधानसभा से एमएलए की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने जींद का दौरा किया था और जींद के स्थानीय विधायक ने दौरा करवाया था कि देखिए ये अमृत योजना का क्या हाल हो रखा है। और वो रोड पहली बारिश में बैठ गया था, उसमें कहीं कनेक्शन नहीं थे, कहीं जो ना कनेक्शन जोड़ नहीं रखे थे, कहीं पाइप नहीं बिछा रखा था, यानी कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार इसमें चला हुआ था। इसके अलावा जिस प्रकार से फरीदाबाद वाला भ्रष्टाचार आप सब जानते हैं उसके बारे में, चाहे वो भिवानी वाला था, चाहे पानीपत वाला है, चाहे अरविंद शर्मा ने स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री के सामने कहा कि रोहतक में 350 करोड़ कहां से आया, कहां चला गया, किसी को कोई पता नहीं। ये सब मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है केशव जी। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, आज शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं का भी हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, दवाइयां देने के लिए दवाई नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पीएचसी सीएचसी में जो है ना डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है।
यानी गरीब व्यक्ति जो है दवाई लेने के लिए भी परेशान है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, मैं ऊपर से शुरू करता हूं। पहले सरकार ने घोषणा की कि यूनिवर्सिटीज को अब हम ग्रांट नहीं देंगे, लोन दिया करेंगे और यूनिवर्सिटी जो है अपना सेल्फ फाइनेंस का प्रबंध करे। आज तक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड की बात है कि सभी यूनिवर्सिटियां जो है सरकारी ग्रांट से चलती है। इन्होंने लोन देने की बात की। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उसको उठाया तो फिर बाद में सुधार किया गया कि नहीं, लोन नहीं, ये ग्रांट ही थी। इसके अलावा हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 180 कॉलेज है केशव जी, जिनमें से 151 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है आज भी, और 50% लेक्चरर नहीं है। 50 कॉलेज किराए की बिल्डिंगों पर चल रहे हैं, और इसके बाद स्कूली एजुकेशन में 50% का स्टाफ नहीं है। 63 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। अब आप देखिए शिक्षा का कितना बुरा हाल है, स्वास्थ्य का कितना बुरा हाल है। तो ये सारे के सारे मुद्दे आज जो है शहर की जनता बड़ी जागरूक है, वो समझती है कि ये इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गंदगी हर जगह फैली पड़ी है। अब बारिश का मौसम आएगा, इतने मच्छर और इतनी बीमारियां हो जाती है। सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं, हल्की सी बारिश हो जाती है तो गलियां जो है ना जोहड़ का रूप, तालाब का रूप ले सीवरेज नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं प्रोफेसर विदुर रावल से। जी है क्या इस हरियाणा प्रदेश? मैं जवाब लेता हूं रेड्डी साहब। अभी वो डिस्कनेक्ट है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। रेड्डी साहब। हाँ, अच्छा, हाँ, इसके बाद केशव जी महंगाई का मुद्दा ले लीजिए। देखिए 2 साल में 34 रुपए डीजल और पेट्रोल को बढ़ाने का काम किया। अब इलेक्शन सिर पर आ गए तो ये समझते हैं कि 7 रुपए डाउन करके डीजल को हम इसकी सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे। अरे आपने 2 साल में 34 रुपए बढ़ा दिया तो कम से कम ये 34 तो कम कर लेते, 34 नहीं तो 25 तो कम कर देते। 7 रुपए और 9 रुपए करके और ये सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे, इनको नहीं मिलेगा। हरियाणा प्रदेश केशव जी महंगाई, बेरोजगारी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गया है। हर जगह पोस्ट खाली पड़ी है, हर जगह डिपार्टमेंट खाली के खाली पड़े, कोई एम्प्लॉयमेंट देने का काम नहीं करे। एक और केशव जी, एक बड़ी अटपटी बात में ये जो सरकार कर रही है वो बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर्स की हड़ताल थी, कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की और सीनियर प्रोफेसर्स की। उनकी हड़ताल का मुद्दा क्या था कि जो प्रिंसिपल है, जो 150 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, वो रीअपॉइंटमेंट दे रहे हैं जो रिटायर्ड पर्सन को, रिटायर्ड प्रिंसिपल को। जबकि वो सीनियर प्रोफेसर कहते हैं हम कहां जाएं, हमारा भी तो हक बनता है, हमें भी तो प्रमोशन की दरकार है कि हमें मिलेगा, और आप हमारे को प्रमोशन दीजिए। नीचे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी में कुछ न कुछ मदद मिलेगी। नहीं, उनको जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को रीअपॉइंटमेंट दे करके जहां युवाओं का हक मारने का काम कर रहे हैं, वहीं सीनियर प्रोफेसर का हक मारने का काम करने का काम कर रहे हैं। आप चूंकि बड़े परिपक्व प्रवक्ता हैं, मैं ये पूछता हूं, मैं सवाल कर रहा हूं सर आपसे, आप चूंकि बड़े समझदार, सूझबूझ वाले परिपक्व प्रवक्ता हैं सर, मैं एक सवाल कर रहा हूं सर, अगर ये मुद्दे लेकर आप जनता के पास जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी, वोटर सवाल करेगा कि सर मेरा पार्षद जो है वो राज्य में बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगा, मेरा पार्षद महंगाई और पेट्रोल के दाम जो है वो कैसे कम करेगा। भाई ये मुद्दे जो हैं वो विधानसभा, राज्यसभा के, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में उठाने वाले हैं, उठाने चाहिए। अभी तो नगर स्तरीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, उसे मतलब इस बात से कि मेरी नाली बनी हुई है या नहीं है, मेरी सड़क बनी हुई है या नहीं है, गड्ढे पूरे कौन करवाएगा, मलेरिया के लिए छिड़काव कौन करेगा। स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूं सर मैं। जी केशव जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपका दुरुस्त क्वेश्चन है। ये जो मुद्दे हैं वो स्टेट लेवल के हैं, लेकिन देखिए स्ट्रीट लाइट की बात देख लीजिए आप। 2 साल से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, गलियों में चोर जो है ना, ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं आपका, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सड़कों का और अस्पतालों का जिक्र जो आपने किया था, ये मैं 4 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। और विदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं इन्हीं से सवाल पूछ रहा हूं। विदु जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नाली, सफाई, इनको लेकर सरकार कह रही है कि सब चंगा सी, लेकिन विपक्ष जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर एग्री होने को तैयार नहीं है। वो हकीकत कुछ और ही बताते हैं, कहते हैं कागजों में कुछ और है, हकीकत कुछ और है। देखिए विपक्ष का ये धर्म है, धर्म तो नहीं है खैर, अधर्मी है बहुत सारे लोग विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे लोग जो हैं
वो इस प्रकार का झूठ भी फैलाते हैं। वैसे भी विपक्ष जो है उसका काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सवाल करना। उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर वो सरकार के गवैये बन जाएंगे तो वो विपक्षी उनको कौन मानेगा? उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए सरकार पर सवाल उठाने पड़ते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब ये झूठे सवाल बनाते हैं, मनगढ़ंत सवाल बनाते हैं और बहुत बार जनता को भरपाने के लिए उनको बरगलाने का काम करते हैं। हमने देखा कोरोना काल में क्या हो, उस डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन आपने कहा, मैं भी मानता हूं विजेंद्र जी एक बड़े परिपक्व प्रवक्ता हैं, लेकिन तभी तक परिपक्व रहते हैं जब तक इनके मालिक के बारे में कोई सवाल नहीं करता। जैसे ही उनके बारे में सवाल करते हैं, पिछले दिनों कोर्ट के अंदर एक मामले की सजा सुनाई गई इनके सुप्रीमो को, तो ये उखड़ जाते हैं। फिर ये डिबेट्स के अंदर भी ये नहीं देखते कि छोटे और बड़े को क्या कहना है। खैर वो बात आज की नहीं है। लेकिन मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि ये सभी लोग अगर भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा तो अपनी बात कर ही रही है। हमने अमृत योजना की बात कर रहे थे हम, जिस समय मेरा फोन डिस्कनेक्ट हुआ। अमृत योजना जब शुरू हुई थी तो उसके पहले चरण में ही हरियाणा को 6th रैंकिंग दी गई थी पूरे देश के अंदर, जो अर्बन लोकल बॉडीज के काम को देखने वाली सर्वेक्षण की संस्था है। पूरे देश के अंदर ये लागू किया गया अमृत योजना थी। ये योजना क्या थी? जो पुराने हो चुके शहर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं विकराल रूप ले चुकी थी और उन पर कोई काम नहीं हुआ था। उनकी कोई मेंटेनेंस को लेकर, कोई फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर, कहीं पर चेंजेस करने को लेकर काम नहीं हुआ था। तो वहां पर हमने जो है एक नया प्रोजेक्ट के तहत अमृत योजना में शहरों को चकाचक बनाने की हमने काम शुरू किए, जिसमें बड़ी बड़ी शहरों को पहले चरण में लिया गया। फिर उसके बाद नगर, उसके बाद टाउन्स और नगर जो है उनको लिया गया। इसमें सीवरेज का जिस प्रकार से सीवरेज ट्रीटमेंट की बात थी, चाहे सीवरेज के ड्रेनेज सिस्टम्स को ठीक करने की बात थी, चाहे वाटर सप्लाई को लेकर बात थी, ये 99% शहरों में हो चुका है। 99%, यानी कि कितना बड़ा स्ट्राइक रेट रहा है, जो केवल 3 और 4 सालों में इतने बड़े स्केल पर यह काम हो पाया। ये कब हो पाया? जब इस पर प्रतिबद्धता के साथ काम किया गया। इसमें अड़चने आई, बिल्कुल अड़चने आई। अड़चने कैसी थी? देखिए, पहले वाले जो सीवरेज होते थे केशव जी, वो ब्रिक्स के बने होते थे, ईंटों के बने होते थे। अब उन ईंटों वाले सीवरेज को रिप्लेस किया हमने पाइप्स के साथ। बहुत जगह पाइप्स पहले भी डल रही थी, लेकिन जो बहुत पुराने सीवरेज बने हुए थे, विजेंद्र जी बड़े पुराने व्यक्ति हैं, इनको तो याद होगा कि वो ईंटों से बने करते थे। अब जब उनको चेंज किया तो जरूर समस्या आई। और एक समस्या हमारे साथ आई, जो पाइप सिस्टम्स थे, जो क्रैकिंग जहां पर आ चुकी थी, वहां पर क्या किया, कहीं पर बड़ी बड़ी पहले से परियोजनाएं बनी, जैसे पावर हाउस, बिजली का पावर हाउस बनाया, उसके आर पार करना, वहां पर भी समस्याएं आई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था कि हम इसको करने के बाद जहां पर पहले चरण में हमारी 6ठी रैंकिंग आई थी, अब हम 3री रैंकिंग में पूरे देश के अंदर आ चुके हैं, जिनमें हमसे पहले वाले जो 2 रैंकिंग के प्रदेश हैं वो भी दोनों भाजपा शासित हैं। वोटर जो है वो आंकड़ों पर ध्यान नहीं देगा, भाजपा का विपक्ष वोटर आंकड़ों पर ध्यान नहीं देगा। वो तो ये देखेगा कि छोटी सी बारिश हुई, मेरे शहर में पानी जमा हुआ या नहीं हुआ। आज पूरे प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं था, हमारे रिपोर्टर्स ने जो तस्वीरें भेजी है, जहां पर मुख्य शहरों की मुख्य सड़कों के ऊपर ही वाटर लॉगिंग ना हो। और तो और गुरुग्राम का सिविल लाइंस का एरिया, वहां पर विधायक के घर के सामने पानी भरा हुआ है, घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। अब सर आंकड़े रखते रहिए कितने भी, उस गली का तो वोटर पानी को देखेगा ना सर। बिल्कुल देखेगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन केशव जी, ये आंकड़े कैसे बनते हैं? ये आंकड़े कामों के आधार पर बनते हैं। कामों को ही आधार बनाकर उन्हीं की आधारशिला पर ये आंकड़े बनते हैं। जहां सिविल लाइंस की आपने बात कही, और मैं सिविल लाइंस की समस्या से पहले से जानता हूं, वो शीतला माता मंदिर से लेकर वो सिविल लाइन वाली जो रोड है, वो पहले से वो पहले से लो लाइन है। देखिए, हमने नए शहर नहीं बसाए, जो पहले के बने हुए शहर थे, जो अनप्लान्ड थे, कांग्रेस के समय के और इंडियन नेशनल लोकदल के समय, जिस प्रकार गुरुग्राम जब बसाया जा रहा था, उस समय लोगों की इतनी अदूरदर्शिता थी, इस प्रकार से यह लूटने खसूटने में, इस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग में शासन व्यस्त था कि इन्होंने ये ध्यान नहीं किया कि किस प्रकार से सीवरेज बनेंगे। लेकिन उसका भुगतान भी हम कर रहे हैं और उसका निदान भी हम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, मैं इस बात का जवाब लूंगा, इफ्को चौक तक का मामला हो, हम काम कर रहे हैं। मैं इस बात का जवाब लूंगा। उससे पहले जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। गठबंधन में जाएंगे सर, किस तरीके से लड़ा जाएगा चुनाव? ये देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। दोनों पार्टियों का बैठ करके तय करेगा और जो निर्णय होगा, देखिए, गठबंधन धर्म को निभाने का काम करेंगे और जो भी निर्णय दोनों पार्टियों की कमेटी लेगी, उस निर्णय पर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
उसको पार्टी का आदेश मान करके और प्रत्याशी की मदद करने का और उसके पक्ष में मतदान करने का काम करेगा केशव जी। ठीक है, एक पार्टी के चूंकि कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारी समीकरणों को आप भी समझते हैं, ज्यादा फायदेमंद क्या लग रहा है? गठबंधन में जाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा या लड़ाई स्थानीय है, अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा संगठनात्मक तौर पर? नहीं, देखिए, आपने कार्यकर्ता के तौर पर मुझसे अगर एक सवाल पूछा है तो मैं मानता हूं कि 2.5 साल से हम लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हाँ। तो देखिए, जो भी काम किए वो कलेक्टिव एफर्ट है। अगर कोई किसी बात का, देखिए, जो महकमे हमारे पास हैं या जो महकमे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, काम दोनों ही तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कलेक्टिव एफर्ट से 2.5 साल की एक सरकार चली है, तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कार्यकर्ता के तौर पर कि दोनों अपना 2.5 साल का कार्यकाल लेकर के लोगों के बीच में जाएं कि हम लोगों ने आपके लिए ये काम किए हैं और ये हमारी प्लानिंग है या इससे बेहतर हम ये कर सकते हैं। तो उस काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। मैं तो मानता हूँ किसी भी राजनीतिक दल को अगर उनके ऊपर वोट मांगना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में आप लोगों के लिए ये काम किया है और बेहतर करने की हमारी इच्छा है। तो इस उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें चुनेंगे और लोकतंत्र में निर्णय लोगों ने करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। ये जब ग्राउंड रियलिटी वर्सेस पेपर फॉर्मेलिटी वाला सवाल पूछा जाता है तो टॉसिंग का गेम शुरू हो जाता है। देखिए, विदु जी ने भी कह दिया कि उस समय के बसाए हुए शहर थे जिसका निदान भी हम करेंगे और भुगतान भी हम कर रहे हैं। सुशील, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सुशील, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल है कि जब भी आप बात की जाती है ग्राउंड रियलिटीज वर्सेस पेपर फॉर्मेलिटीज की, जैसा मैं विदु जी से सवाल कर रहा था, तो एक टॉसिंग का गेम शुरू हो जाता है कि भाई उन्होंने बसाया था जिसका भुगतान भी हम कर रहे हैं, निदान भी हमें करना है, जैसा विदु जी कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए केशव, एक सवाल मेरे जहन में उस समय से आ रहा था। ये सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। आज स्थानीय निकाय की घोषणा हो चुकी है, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होने हैं, 46 के आसपास हैं जिनमें चुनाव होने हैं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी किन मुद्दों के सहारे जाएगी। क्या विकास का जिक्र करेगी, मोदी के कार्यों का जिक्र करेगी, या 8 साल के मनोहर लाल खट्टर के कार्यों का जिक्र करेगी? और दूसरी तरफ जब काउंटर में जाएंगे तो कांग्रेस या इनेलो ये किस बात को लेकर जाएंगे? ये पुरानी चीजें कि चौटाला साहब के राज में ये हो गया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये हो गया, ये तो देखिए वाद विवाद के लिए ठीक है, लेकिन अभी सामने जब चुनाव है और चुनाव में स्थानीय लोग बिल्कुल वाकिफ होते हैं और स्थानीय लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। उन लोगों के लिए क्या लेकर जाएंगे? अगर दो अगर मुद्दे बता दें तो निश्चित तौर पे हमें भी आसानी होगी, क्योंकि हम फील्ड में जाने वाले हैं, हम लोगों के पास जाएंगे और हम भी जानेंगे कि बीजेपी आखिर ये 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर जाएगी लोगों के बीच। ठीक है, पहले मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूं, फिर विदु जी आपसे मैं जवाब लूंगा। सुशील जी मैं बताऊंगा। सुशील जी मैं बताऊंगा। हेलो। जी बोलिए रेणु साहब, बोलिए। हेलो। हाँ केशव जी। जी। हाँ केशव जी, देखिए भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहूंगा, आज म्यूनिसिपल कमेटी में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार मचा हुआ है, एक फाइल भी बगैर वहां पर लिए दिए बाहर नहीं निकलती है। आपने एमसी का, केशव रोकिए, एमसी का चुनाव नहीं है, ये स्थानीय लोकल बॉडीज में लगानी पड़ी थी। हाँ, ये लोकल बॉडीज में आता है सर। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ शहरी लोगों के जन्म प्रमाण पत्र मुद्दा बता रहे हैं, वो मुद्दा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जाएंगे चुनाव। जी, वो मुद्दा बता रहे हैं। हाँ सुशील जी, कॉर्पोरेशन जो है वो शहर के लिए होता है, शहरी लोगों के लिए होता है और वहां पर उसकी जन सुविधाएं पूरी की जाती है। ठीक है रेणु साहब, बढ़िया आगे मैं नोट कर रहा हूं। आदरणीय, मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि नगर निगम से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ नगर पालिका और नगर परिषद का जिक्र हो रहा है। ठीक है रेणु साहब, ठीक है, मैंने पहला मुद्दा नोट कर लिया, वो भ्रष्टाचार है। 2 मुद्दे पूछे सर, मैं 2 मुद्दे बता रहा हूँ। पहला मैंने नोट कर लिया भ्रष्टाचार, दूसरा बताइए सर। मैं 2 मुद्दे बता रहा हूँ सुशील जी। दूसरा मुद्दा पब्लिक हेल्थ का ले लीजिए आप, एक म्यूनिसिपल काउंसिल का ले ले, दूसरा मुद्दा पब्लिक हेल्थ का ले लीजिए। आज जो सीवर का हाल है, एक बारिश आ जाए छोटी छोटी गलियों में तालाब बन जाते हैं सर, और कोई सीवर की सफाई नहीं होती है। पानी की सप्लाई ले लीजिए,
समय पर लोगों को पानी नहीं मिलता। आपने देखा होगा पीछे किस प्रकार से जो है ना बाल्टियां ले लेकर के लोग खड़े हुए थे। पानी की सप्लाई जो है ना ये म्युनिसिपल कमिश्नर की बात होती है, जो नगर पार्षद वगैरह की जिम्मेवारी होती है, तो वो हमारे को सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात पब्लिक हेल्थ और जो म्युनिसिपल कमीशन है इसका जो भ्रष्टाचार, उनकी जन सुविधा है, एमिनिटीज जिसको बोलते हैं सर, वो एमिनिटीज का बहुत बड़ा अभाव बना हुआ है। हम ये मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हम जनता से वायदा करेंगे कि म्युनिसिपल कमीशन में, म्युनिसिपल कमेटी में, म्युनिसिपल काउंसिल में हम किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। वहां पर हमारा आदमी बैठ करके बिना किसी भ्रष्टाचार के काम करवाने का काम करेगा। जनता का भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। और जो आम आदमी की सुविधाएं होती हैं जी, मैं जवाब ले लेता हूं पहले ना, आपका भी काउंटर कर लेंगे, वो अपने भी मुद्दे बता देंगे, फिर मैं गुलिया साहब के पास भी आऊंगा। रावल जी बताइए। ठीक, देखिए पहला मुद्दा जो हम लेकर जाएंगे, देखिए हम पूरे के पूरे तौर पर पॉजिटिव वोट सीख करने जा रहे हैं। हम सकारात्मक वोट मांगने जा रहे हैं। हम जो हमने विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं उनको लेकर जा रहे हैं। किस प्रकार से हमने काया पलट कर दी है शहरों की, किस प्रकार से नगरों को हमने उनका सौंदर्यीकरण किया है, उनको लेकर जाएंगे। हम भ्रष्टाचार के विरोधी जिस प्रकार से हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिस प्रकार से पारदर्शी सिस्टम जो है हमने एस्टेब्लिश किए, मैं बता चुका हूं। आज हरियाणा के अंदर घर में बैठकर 2 दर्जन सेवाएं ऐसी हैं जो एक केवल क्लिक के ऊपर आपको खुद ही अपने आप प्रिंट आउट लेना है, आपको ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है। ये कौन से जमाने की बात कह रहे थे कि ऑफिस में फाइलें लटकती हैं, कहां की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है ये अप टू डेट नहीं है। और इसके साथ ही जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, मैं काउंटर पर आ रहा हूं, तो ये किस मुंह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे? इनकी बात पर जनता किस प्रकार से भरोसा करेगी? इनके अभी पार्टी के सुप्रीमो को माननीय कोर्ट ने फिर से सजा दे दी भ्रष्टाचार के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। देखिए, जो व्यक्ति 10 वर्ष तक सजा भुगत के आया था उसको फिर से सजा मिली, तो ये इन पर कैसे कोई विश्वास कर लेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी है, पहले केंद्र के अंदर बनी हुई है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, इसी प्रकार से जनता चाहेगी कि ताकि समन्वय बेहतर हो, इस प्रकार की। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, एक आयुष्मान योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, जो मोदी जी का इस देश को दिया हुआ बहुत बड़ा सौगात है, और मैं तो बहुत बार कहता हूं बहुत अंडरस्टेटेड है ये। किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को, एक नहीं हर गरीब व्यक्ति को, हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका कोई पंथ नहीं देखा, उसका कोई भी सेग्रीगेशन नहीं किया, केवल मापदंड क्या, गरीब होना चाहिए। वो गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज। अब ये इलाज तो दे रही है केंद्र सरकार, उसको फैसिलिटेट तो कर रही है राज्य सरकार, लेकिन जब निकाय में वोट देने कोई जाएगा तो भूल थोड़ी जाएगा कि किन लोगों ने इसका विजन देखा। जब कोई वोट देने जाएगा वो ये थोड़ी भूल जाएगा कि कांग्रेस और लोकदल के प्रॉपर्टी डीलर नुमा सरकारों ने जिन इर्रेगुलर कॉलोनियों को बसाया था, उनको आकर 12,000 के करीब कॉलोनियों को रेगुलराइज आकर भाजपा ने किया। और केशव जी, केवल मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। 20 साल तक की लीज पर जिन लोगों ने ले रखे थे, हमने उनको मालिकाना हक दिया है। हम ईज ऑफ लिविंग, हरियाणा किस प्रकार से पूरे देश के अंदर रहने के लिए एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमने देखा अभी पीछे बिजली संकट जो आया था, उसका एक बड़ा कारण जो था वो ये था, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे रेजिडेंशियल ग्रोथ हो, हरियाणा जो है, हर व्यक्ति पूरे देश का आकर हरियाणा में बसना चाहता है। ये क्यों हो रहा है? अगर हरियाणा के अंदर कोई कमी रहती तो। हमने हर घर से कूड़ा उठाने का जो काम किया, मैंने बताया पूरे देश में उसका अनुकरण हुआ। और केशव जी, अंतिम वाक्य मेरा ये है कि हमने केवल कूड़ा नहीं उठाया, हमारा जो कूड़ा उठाने वाले जो हमने कूड़ा संयंत्र जो हमारे एक प्रोजेक्ट बनाया, जो सोनीपत में पहला बना, वो एक ट्रायल बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगा था। अब गुरुग्राम में दूसरा लग रहा है। देश के अंदर पहला इस प्रकार का प्रोजेक्ट था, जो कि पहले भी प्रयास तो किए जाते रहे, लेकिन पहला सफल। ठीक है सर, मुझे सभी के पास आना, समय थोड़ा कम है। ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ने। ठीक है, केवल ढींगरा जी के पास मैं आ रहा हूं, फिर मैं गुलिया साहब के पास आऊंगा। केवल ढींगरा जी, हम 2 मुद्दों की बात कर रहे हैं, केवल 2 मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी जनता के बीच निकाय चुनावों में। देखिए, ये जो बात है कि स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी बड़ी बात करी, लेकिन पैसा खा गई। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हम जो है कूड़े का सिस्टम को बड़ा सेट कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पंचकुला के अंदर पहाड़ बन गया कूड़े का, और पहाड़ जो है वो इतना बड़ा बन रहा है जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का पहाड़ है, सेम पहाड़ जो है पंचकुला के अंदर बन रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, जितने संयंत्र लगने थे
वो धूरहेड़ी में लगना था पंचकुला के आगे, वो लगा ही नहीं अभी तक, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। जमीन हमारे टाइम पे एक्वायर की गई जमीन ऐसे की ऐसे ही पड़ी है, उसका सीरीनेस भी नहीं किया गया। इसी तरीके से बहुत सारी नगर पालिका और नगर कौंसिल के अंदर कहीं भी कूड़े का सेंटर का एक भी एबीसी भी नहीं हुई है। ठीक है, ये जो सोनीपत की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे टाइम का बना हुआ है। ठीक है सर। इन लोगों ने उसमें क्या किया, वो तो जो पुराने बने हुए हैं उन्हीं की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने खुद को मतलब लोकल स्तर पर कुछ नहीं हुआ, लोकल स्तर पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं गुलिया साहब के पास आ रहा हूँ। गुलिया साहब, दो मुद्दे, वैसे तो गठबंधन है, मुद्दे कॉमन ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार क्या कुछ लेकर इस चुनाव में उतरेगी? देखिए केशव भाई, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो कोई छात्र अगर एग्जाम देता है तो उस एग्जाम को, उस पेपर को चेक करने का अधिकार उस छात्र को नहीं होता। अगर उसको होता तो 100 में से 100 नंबर होते। उसको चेक तो अध्यापक करेगा। और लोकतंत्र के अंदर सारे राजनीतिक दल जो है वो तो छात्र होते हैं, और अध्यापक की जिम्मेवारी वोटर की होती है, आम जनता की होती है। ये तो तय हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे जहाँ चुनाव है कि काम हुए कि नहीं हुए। क्योंकि मैं पहले चर्चा के शुरुआत में भी मैंने एक बात कही थी कि जो काम हुए हैं, लोगों को डायरेक्ट उनसे लाभ हुआ है, लोग उसको लेकर के वोट देंगे। अब मैं एक चीज मानता हूँ कि देखिए, डेवलपमेंट एक कॉस्ट पर आती है। अगर कहीं डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कहीं सीवर दबाए जा रहे हैं, तो उस रोड को खोद करके ही सीवर दबाए जाएंगे, लोगों को परेशानी होगी उससे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कार्य, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कोई काम किया है तो डेवलपमेंट एक कॉस्ट पर होती है, सभी को उसमें बियर करना पड़ेगा। और जिस प्रकार की बातें केवल डिंगराजी करते हैं, लूट लिया, खा लिया, इसके अलावा इनसे कभी कोई फैक्ट फिगर की बात कर लो ना, कभी कोई बताएंगे नहीं। मैं इनसे कहता हूँ जो 2.5 साल के अंदर हमने काम किए हैं, किसान के खाते में सीधा पैसा गया, क्या किसी को इस बात से आपत्ति हो सकती है क्या? ठीक है क्या जितने